थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार जुड़ जाने दो लोगों को, फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। मैं सर लोगों को भी बोल देता हूँ ऐड होने को। ओके, तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे या जो भी क्वेरीज होंगी, वो प्लीज आप लोग एक बार उधर कमेंट करते रहना, ठीक है, ताकि वहां पे हम लोग देख लें। और बाद में भी मतलब मैं अलाउ कर दूंगा आपको बोलने के लिए, तो वहां पे भी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग क्यूबिट स्टार्ट कर रहे हैं एसआई के लिए। और क्यूबिट का बहुत लोगों को वेट था कि एसआई के लिए भी आएगा नहीं आएगा। आरएस के लिए तो हम लोगों ने किया ही था, बट अब एसआई के लिए भी कर रहे हैं। और ये स्पेशली उन लोगों की डिमांड पे स्टार्ट किया गया जो अभी इस बार अनफॉर्चुनेटली मतलब प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए थे आरएस का, एंड दे आर लाइक कि अभी कोई टारगेट नहीं था तो पढ़ाई नहीं हो रही थी। ये कुछ चीजें थी जैसे एंजाइटी है, स्ट्रेस है, क्योंकि सब लोग अपने घर को छोड़ के तैयारी करने में लगे हुए थे। बट कोई टारगेट नहीं होता ना, तो वो पढ़ाई नहीं हो पाती उतनी अच्छे से। इसलिए फिर सोचा गया कि क्यों ना हम लोग ये स्टार्ट करें, ताकि एटलीस्ट कोई टारगेट तो मिले। और इस प्रोग्राम को बहुत शानदार बनाया गया है, वो तो अभी आप लोग देख ही लोगे, है ना। तो आज अपना पहला सेशन है। इस सेशन में देवीलाल सर, राम सिंह सर सारी चीजें जो भी एसआई की एग्जाम की डिमांड है, उसकी स्कीम है, या क्यूबिट किस तरीके से रन होगा, है ना, वो सारी चीजें आप लोगों को बता देंगे। ओके, डीएम नहीं हो रहा है। कोई नहीं, आप इस पे जो अपना तेज का जो मेन चैनल है ना, उस पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके डिस्कशन वाले में हो जाएगा कमेंट, कोई कोई इशू नहीं आएगा वहां पे। तो वहां से देख लेंगे हम लोग। आप लोग वहां पे कर सकते हो, है ना। और बाकी नेक्स्ट टाइम तो इसमें वो डिस्कशन ग्रुप ऐड कर देंगे, ताकि यहाँ पे ही लोग मैसेज कर सकें। कल अपना, सॉरी, 1 जनवरी को फर्स्ट डे रहेगा। और सबसे पहले अपना हिस्ट्री का पीवाईक्यू आएगा वहां पे, राजस्थान हिस्ट्री का बेसिकली, और आर्ट एंड कल्चर वाला। क्योंकि क्यूबिट को बनाया ही ऐसे गया है, आप लोगों ने शेड्यूल तो देख ही लिया होगा कि किस तरीके से ये 150 डेज का एक चैलेंज है ना, जो हमें फुलफिल करना है। क्या होता है कि हम लोग, और ये आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि यार 4 दिन पढ़ाई कर ली, 5 दिन कर ली, 10 दिन कर ली, लेकिन कॉन्टिन्यूअसली उसको लॉन्ग टर्म तक हम लोग लेके नहीं जा पाते हैं। बट जिस तरीके के ट्रेंड आ रहे हैं कट ऑफ्स में, या किसी भी एग्जाम की आप बात करोगे, तो जब तक हम अपना फुल पोटेंशियल उसमें नहीं देते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको क्लियर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग उस पर बहुत मेहनत कर रहे होते हैं उसी टाइम पे। तो ये इसीलिए स्टार्ट किया कि वैकेंसी का वेट ना करें, उससे पहले ही हम लोग खुद को प्रिपेयर कर लें, ताकि जब भी वैकेंसी आए या जब भी नोटिफिकेशन आए, तो हम रेडी रहने चाहिए। हाँ सर, फीस वगैरह पे सब पे बात करेंगे, है ना, और ये बताएंगे भी कि फीस क्यों इतनी रखी गई है, या इतना अमाउंट कैसे है। सर वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो तो ऑन किया नहीं है अभी, वीडियो ऑन करेंगे जब सर लोग आ जाते हैं। हाँ, सारी क्वेरीज पे बात करेंगे कि नोट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कि क्या जो हम लोग आप लोगों को सोल्यूशन देंगे, डिटेल सोल्यूशन, वो सफिशिएंट होगा या नहीं होगा। देखो, जैसे हम लोगों ने आरएस प्रीलिम्स के टाइम पे किया था, तो वो सारे सोर्सेज हम लोगों ने डिग आउट किए थे, मतलब सर्च आउट किए थे, जब हम लोग मॉडल आंसर तैयार कर रहे थे किसी भी एमसीक्यू का। सेम अभी मेंस में कर रहे हैं, कि कुछ छूटे नहीं, क्वेश्चंस को इस तरीके से फ्रेम किया जाए
कि हाँ सारे सेक्शंस को कवर कर लें, सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया जाए। और जब हम उनके आंसर बना रहे होते हैं तो वो बेसिक बुक्स, क्योंकि आरपीएससी कभी भी है ना अपनी बेसिक बुक से अलग नहीं जाता। हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आ जाते हैं, बट मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता है। तो हमें वो बेसिक बुक्स करनी होती हैं। और सेम चीजें अभी की अगर बात करें तो जो अभी एसआई के लिए क्यूबिट बन रहा है, उसके डिटेल्ड सॉल्यूशन इतने हैं कि आप अगर उनको भी अच्छे से पढ़ लोगे ना तो वो सफिशिएंट रहेगा। और अभी हमें किसी पे कमेंट नहीं करना चाहिए, है ना, लेकिन अभी जैसे हम लोगों ने भी ये चीज पता करी कि लोग इसके लिए कितना चार्ज करते हैं मार्केट में, या बाहर जो अदर इंस्टीट्यूट्स हैं जो भी है, मतलब दे आर चार्जिंग सो मच, बहुत ज्यादा। तो आप लोगों को ना मतलब क्लासेस लेने की जरूरत नहीं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरएस, अगर आरएस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। इवन आप एसआई के लिए, खाली एसआई के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आप इतना पढ़ चुके होगे कि आपको अब क्लासेस लेने की ऐसा कोई ज्यादा जरूरत नहीं होगी। और आप अगर बुक्स पढ़ लोगे, जो बुक्स बताई जाएंगी आपको, सारी बुक्स हम अपनी जो ऐप है उस पे शेयर कर दी जाएंगी, वो बुक्स आपको पढ़नी होगी। इवन ये भी बता दिया जाएगा कि ये वाले टॉपिक्स आप यहाँ से पढ़ने हैं आपको। तो कोई ज्यादा इशू नहीं आएगा आपको। बट प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी आती है वो रहता है कि आप मेहनत कर पाते हो या नहीं कर पाते हो ना। एक मिनट में सर लोगों को ऐड कर देता हूँ मैं, है ना। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि हम मेहनत नहीं कर पाते उतने दिनों तक। जैसे ये प्रोग्राम जब पहले स्टार्ट किया गया था तो भी बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंप्लीट किया, लेकिन जब उन्होंने कंप्लीट किया तो वो फील कर पा रहे थे एग्जाम के टाइम पे कि यार ये बहुत बेनिफिशियल है। सेम चीज अभी मेंस के टाइम पे है। मेंस में क्यूबिट लिया बहुत लोगों ने, बट उन्होंने किया नहीं, किया बहुत कम लोगों ने है। मतलब जो लाइब्रेरी में, अपनी जो लाइब्रेरी है अध्ययन लाइब्रेरी, उसमें लोगों ने कंप्लीट किया है, बट बाहर ऑनलाइन आई डोंट नो वेदर दे आर डूइंग इट और नॉट। बट हाँ अगर वो कर लेते हैं तो अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार एग्जाम तो अपन फोड़ देंगे। सेम चीज यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होगी। आप तभी इस चीज को ज्वाइन करना ना, मतलब वी आर नॉट सेइंग कि हम लोग ये कोर्स लेके आ रहे हैं तो आप उसको ज्वाइन करो नहीं करो। अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस है ना कि आप 150 दिन तक एक टाइम टेबल है और उस टाइम टेबल तक फॉलो कर सको, तो ही आप लोग इसको ज्वाइन करना है यार। क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं, आप घर बैठे के हम लोग खुद नहीं कर पाते हैं। हम 4 दिन फॉलो करते हैं बस उस चीज को। और आप क्या करते हो कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो बस आपको अगर कोई डायरेक्शन दे देना, हम वो डायरेक्शन देने वाला काम कर रहे हैं यहाँ पे। कि आपका, आपके लिए एक शेड्यूल बना दिया है हमने, हम आपको कंपेल कर देंगे कि आप उसको फॉलो करो, तो वो चीजें रहेंगी। अभी राम सिंह सर अपने साथ जुड़ गए हैं और देवीलाल सर भी आ रहे होंगे थोड़ी देर में। ठीक है। तो इस सेशन में मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। सर वीडियो ऑन कर सकते हैं अपन, राम सिंह सर आप भी कर सकते हो। हाँ मैं भी कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। ठीक है। हाँ अब सही है। ओके हाँ, तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसआई की क्या स्कीम है और किस तरीके से एग्जाम होता है, कौन से सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है, फिर फिजिकल में क्या इंपॉर्टेंस रहेगी उसको कैसे करना है, या फिर कट ऑफ के क्या ट्रेंड्स रहे हैं, क्यूबिट कैसे चलेगा, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे भी किस तरीके, अगर सेक्शन वाइज भी बात करें तो किस तरीके के क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं, सोर्सेज क्या फॉलो करने हैं आप लोगों को, हिंदी वाले पेपर पे ज्यादा स्ट्रेस देना है या फिर आपको जीके वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर हिंदी को पढ़ना कैसे है। ओके। और शेड्यूल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा ना। तो ये सारी चीजें ही आज हम लोग इस जो सेशन है, पहला सेशन है हमारा ये, इसमें सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और लास्ट में पूरा हिस्ट्री का जो पहला स्टार्ट होने वाला है हमारा पहला सब्जेक्ट, उसके बारे में भी डिस्कशन होगा कि कैसे 14 दिन में पूरी हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है और वो आपको कैसे पढ़ना है, उससे कैसे आपको 25 क्वेश्चंस जीके वाले पार्ट के मिलेंगे और 20 क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी के होंगे। वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। नमस्ते सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ हेलो राकेश जी, मैं सुन रहा हूँ। आप अच्छा बता रहे हो, कंटिन्यू रखें। ओके ओके ओके। हाँ तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे।
और बाकी आपके कोई भी डाउट है, इवन फीस के बारे में भी हम लोग डिस्कस, क्योंकि यहाँ पे ना चीजें ओपन होती हैं, कोई चीज आपसे छुपाई नहीं जाएगी, है ना। हम सब ने, सर लोगों ने और हम लोगों ने डिस्कस करके ही इस फीस को रखा था। कोई इसमें आपको, वो उसका हम बताएंगे कि कैसे है। और आप जब इसको ज्वाइन करोगे ना, तो इवन आपको 20 दिन के बाद ही ये फील हो जाएगा कि यार हम लोगों ने सही किया है। और जैसे अभी मेंस वाले स्टूडेंट से मिलते हैं, तो वो लोग, जो लोग क्यूबिट को फॉलो नहीं कर पाए, तो दे फील रिग्रेट और दे फील गिल्ट अबाउट इट कि यार सर हम लोगों को ना कर लेना चाहिए था, ये छोड़ना नहीं चाहिए था। बस बात है कि आप कितना मेहनत से इसको कंटिन्यूअसली कर पाते हो। अगर आप कर पा रहे हो तो फिर कोई लोड है ही नहीं, फिर बहुत इजी हो जाएंगी चीजें आपके लिए। देवीलाल सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? गुड इवनिंग। सर मैं, गुड इवनिंग सर। सर आप भी अपना वीडियो ऑन कर सकते हो। अच्छा, वो नहीं हो गया अभी? ना अभी नहीं हुआ है। तो दोनों सर अपने साथ आ गए हैं, और सर मैंने बता दिया है कि अपन लोग इस सेशन में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। और क्यूबिट के बारे में तो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं, पहले हम लोग वीडियो में भी बता चुके हैं कि ये 150 डेज का एक चैलेंज है। हम लोग चैलेंज कर रहे हैं आपको, मतलब ये 23 टीम की तरफ से चैलेंज है। अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो ना, तो आ जाओ, हम लोग आप लोगों के साथ हैं। और हमारे लिए भी चैलेंज है कि 150 डेज तक कंटिन्यूअसली आपको 45 क्वेश्चन डेली प्रोवाइड करना है, और वो भी क्वालिटी के साथ, जो सर लोग इंश्योर करेंगे कि यहाँ क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो क्यूबिट में बेसिकली 45 क्वेश्चन होने वाला है, और जिसमें 25 क्वेश्चन हमारे जीके के होंगे, वो आपको शेड्यूल में दिया गया है। वो भी सब सेक्शन भी डिवाइड कर दिए गए हैं। जैसे हिस्ट्री का भी है, तो हिस्ट्री के कौन से पार्ट से क्या क्या आने वाला है। सेम हिंदी का पेपर है जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे, और उन 20 में भी किस किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सारा शेड्यूल आप लोगों को मिल चुका है। ये एक क्यूबिट मतलब यही है कि आपको पहले ही बताया था, क्यूबिट बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, स्टोर कर दिया हमने। तो सर आप अभी सेशन को कंटिन्यू करो। आप बताओ किस तरीके से एसआई की क्या स्कीम रहती है पेपर की, कैसे अपने को लीड करना चाहिए ना। देखो, ऐसा ही एग्जाम के तो पहले, सबसे पहले कोई भी एग्जाम होता है तो सिलेबस से पहले उसकी स्कीम क्या है, उस स्कीम के बारे में बात करते हैं। भाई ये एग्जाम की स्कीम क्या है। आरएस एग्जाम की तरह जैसे इसमें प्री मेंस और इंटरव्यू होता है, तो इसमें भी 3 चरणों में ये एग्जाम होता है एसआई का। जिसके अंदर पहले रिटन एग्जाम होता है, ये 2 पेपर होते हैं। उसके बाद में फिजिकल होता है और फिर इंटरव्यू होता है। मोटा मोटा ये ध्यान है जब सब लोगों को, ये अभी कोई नए जुड़े हो तो एक बार अपन रिपीट कर देते हैं इस बारे में। पहले जो रिटन एग्जाम होता है उसके अंदर 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है वो हिंदी का होता है, और सेकंड पेपर होता है जीके एंड जीएस का। दोनों में 100 क्वेश्चन होते हैं, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, मतलब 200। दोनों मिला के 400 नंबर का टोटल पेपर होते हैं दोनों। उसके बाद में होता है फिजिकल। फिजिकल के अंदर 3 इवेंट होती है, लॉन्ग जंप, 100 मीटर रेस और चिनअप्स। उसके बाद में 50 नंबर का होता है इंटरव्यू। अब अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी के सीधे 10 टॉपिक दिए हुए हैं उसके अंदर। और अगर उन 10 टॉपिक को अलग अलग गिनते हैं, जैसे अभी मैंने देखा था कंप्लीट सिलेबस, तो वो 36 या 37 टॉपिक है, जो टोटल छोटे छोटे अलग अलग सेक्शंस में अगर बांट लें तो वो 36 या 37 टॉपिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी के पेपर के अंदर हर टॉपिक के अंदर से तीन से चार अगर इक्वल रेशियो अगर वो देते हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चन हर टॉपिक के अंदर से आएंगे। सेकंड पेपर आता है जीके और जीएस का, जिसके अंदर 11 सेक्शंस में उस पूरे पेपर को बांटा हुआ है। जिसके अंदर फर्स्ट के अंदर है हिस्ट्री। हिस्ट्री को भी 2 पार्ट में बांटा है, इसमें राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री। इसके बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और राजस्थान की पॉलिटी, ऐसे ही मतलब हर को 2-2 में बांट दिया। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया तो वैसे राजस्थान की पॉलिटी हो गया, ऐसे इंडियन इकोनॉमी हो गया तो राजस्थान की पॉलिटी होगी। जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो आ गया। इसके अलावा सेम वही ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में भी वही वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी। इसके अलावा साइंस टेक हो गया, और करंट अफेयर हो गया, और मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। ऐसे करके टोटल 11 टॉपिक में इनको बांटा हुआ है। पिछले अगर 2-3 पेपर को आप देखते हो, एनालिसिस करते हो, तो हर टॉपिक से 8-9 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर ज्यादा की हम बात करते हैं कि ज्यादा क्वेश्चन कौन से एरिया से आ रहे हैं, तो आप देखो पेपर का जो नाम है ना, सेकंड पेपर का, वो नाम है जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस। अभी
लास्ट टाइम जो एग्जाम था उसके अंदर साइंस से 15 क्वेश्चन थे। पहले तो ये पैटर्न था कि 100 के अंदर से 40 क्वेश्चन साइंस के होते थे और 60 जीके के आते थे। अब हालांकि उन्होंने कम कर दिया, लेकिन अभी भी साइंस का जो रेशियो है वो ज्यादा है। तो अगर इन 11 टॉपिक में बात करते हैं तो हाईएस्ट जो आते हैं क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं साइंस टेक से, उसके बाद में आते हैं फिर राजस्थान हिस्ट्री से, और फिर आते हैं करंट अफेयर से। बाकी फिर सबका इक्वल है, 8 8 9 8 9 8 10 ये वाला। तो ये सारा तो हुआ पेपर का। फिजिकल का, अब कई लोग ये कहते हैं साहब फिजिकल के नंबर, फिजिकल के लिए भी मैं बताता हूँ, फिजिकल के मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होते, लेकिन फिजिकल के मार्क्स इसलिए मैटर करते हैं कि आपके रिटर्न की जो कट ऑफ है, तो रिटर्न की कट ऑफ प्लस फिजिकल में आपके कितने मार्क्स हैं, वो दोनों जुड़ के आपकी इंटरव्यू की कट ऑफ होगी। इंटरव्यू के लिए आपका कॉल होगा, उसके बाद में जैसे एक बार आपका इंटरव्यू कॉल हो गया तो फिर आपके रिटर्न और इंटरव्यू दोनों को मिला के फाइनल सिलेक्शन होगा। अब कई लोगों को ये लगता है कि जब फिजिकल के फाइनल सिलेक्शन में कोई नंबर ही नहीं है तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं, ऐसे 2 3 उदाहरण भी है मेरे पास में। लास्ट टाइम की बात है, उसकी बहुत अच्छी तैयारी थी एक बंदे की, और फाइनल सिलेक्शन वाले उसके मार्क्स थे, लेकिन वो फिजिकल में फेल हो गया। फेल भी नहीं होता है। अब आप एक उदाहरण लेके चलो, मान लो मोटा मोटा मैं डिजिशन बताता हूँ कि लास्ट टाइम की कट ऑफ थी 230 इंटरव्यू की। अब मान लो किसी व्यक्ति के 200 मार्क्स है या 190 के आसपास मार्क्स है रिटर्न में, और उसके फिजिकल में 40 नंबर ही आ रहे हैं। 190 वाले के 40 नंबर आए, 230 हुए, और एक किसी के 160 नंबर ही है और वो पूरे 100 ले गया 100 में फिजिकल के, तो 260, तो इंटरव्यू कॉल में वो कट ऑफ में अपने आप ऊपर आ गया। तो आप जहां फाइनल सिलेक्शन होने वाला था फिजिकल की वजह से बाहर हो गए, तो फिजिकल का इतना मैटर है। फिर उसके बाद में थर्ड जो आती है वो आता है इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू का आता है 50 नंबर का। तो इंटरव्यू का इतना वेटेज नहीं है कि उसके अंदर हम ये मान के चलते हैं कि 20 से लेकर 30 तक ही एवरेज मार्क्स उसके अंदर रहते हैं। कोई बहुत आउटस्टैंडिंग होता है तो 32 33 34 नंबर तक आते हैं, और 20 के आसपास। तो जो मोटा मोटा इन तीनों के अंदर बात है तो वो है रिटर्न पेपर, दोनों पेपर इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये कंप्लीट स्कीम है ऐसा ही एग्जाम की। आवाज नहीं आ रही आपकी? कैसी आवाज नहीं आ रही? अनम्यूट करो पहले। सॉरी सर, सॉरी। वो सर ने मतलब फिजिकल वो स्कीम का और फिजिकल का सारा बता दिया कि वो दोनों किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी चीज को अपन उसमें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर सर कट ऑफ ट्रेंड की बात करते हैं तो 2016 में 201 के आसपास रही थी और 2021 में कट ऑफ बढ़ी थी, 233 के आसपास रही। तो मतलब ये एक डायरेक्ट साइन है कि कट ऑफ बढ़ेगी, और जैसे आरएस में बढ़ी थी सेम हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ बढ़ सकती है, और ये एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए, उसके कैसे डील किया जाए। तो इसी चीज को हम लोगों ने एड्रेस करने के लिए क्यूबिट प्रोग्राम को अपन लोग लेके आए हैं। और सर अगर बात करें जैसे कट ऑफ बढ़ रही है तो हम लोगों को पेपर पे भी स्ट्रेस देना पड़ेगा कि कौन से वाले पेपर को अपन, कि यार इसको तो इजीली हैंडल कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा अगर इस पे स्ट्रेस दिया जाए तो अपन उसको क्लियर कर पाएंगे। तो वो कौन सा पेपर होगा, मतलब किस पे, जीके वाले पे ज्यादा अपन फोकस करें या अपन फिर हिंदी वाले पे कि भाई हिंदी को साथ साथ लेके कैसे चला जाए? कट ऑफ लास्ट टाइम कट ऑफ क्या रही थी इंटरव्यू टू कॉल के लिए? थर्टी थ्री के 233 के आसपास। और हाँ जी। 201। हाँ जी। ओके। देखिए इसमें जैसे मैं बताऊं एक बार, आपने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो ये कि जैसे कट ऑफ ट्रेंड के हिसाब से आप कहना चाह रहे हैं कि बढ़ेगी। हाँ नॉर्मली जी। क्या हाँ है, जी। कट ऑफ ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जैसा पेपर आएगा, यदि पेपर टफ है तो कट ऑफ कम हो जाएगी, पेपर इजी आ गया तो कट ऑफ बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली मैटर ये करता है कि उनको कितनी वैकेंसी आती है और वो कितने कैंडिडेट पास करते हैं, उसके बेस पे कट ऑफ जाती है। आपका जो पर्पज है वो ये होता है कि जो टॉप कैंडिडेट्स हैं क्वालिफाइंग, उसमें आपका नाम आना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि आपकी तैयारी अच्छी हो, और वो इस तरह से हो कि कौन से पेपर पे ज्यादा हो। तो जैसे अभी देवीलाल जी ने बताया कि जो फर्स्ट पेपर है हिंदी वाला, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसका जो आप पैटर्न देखोगे ना, वो बिल्कुल सेट पैटर्न है और मैथमेटिक्स की तरह नंबर देता है। वो दिखने में बड़ा इजी है, लेकिन वैसे आप देखोगे तो बहुत टफ हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि यदि उसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इतने क्लोज ऑप्शंस आते हैं कि आप फिर ढूंढ नहीं पाओगे कि कौन सा है, और वहां पे एग्जाम का प्रेशर रहता है। एग्जाम हॉल में जाके मान के चलो कि आप पे डबल प्रेशर आ जाता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी रहते हैं, कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स रहते हैं जो नॉर्मली जैसे टेस्ट सीरीज देंगे या आपका क्यूबिट प्रोग्राम है इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जाके जिनको कम प्रैक्टिस होती है या बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, फिर क्लोज ऑप्शंस में प्रेशर में आ जाते हैं या जल्दबाजी के चक्कर में उसको गलत कर देते हैं।
कई लोगों से आप ये सुनेंगे कि मेरा हिंदी इतना अच्छा था लेकिन वहां जाके मैंने कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन कर दिए। यदि ऐसी गलतियां जैसे कोई कैंडिडेट यदि करता है तो निश्चित रूप से उसको नुकसान होता है। अब आप बात आ रही थी दोनों पेपर में से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दें, ऑफ कोर्स हिंदी को देना चाहिए। उसका रीजन ये है कि यहाँ सिलेबस फिक्स है, आप मेहनत कर लेते हैं, एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं और जो बेसिक बुक्स हैं यदि उनको कवर कर लेते हैं तो इस बात की संभावना है कि क्वेश्चंस वहीं से ही आएगा। और दूसरा, वहां से नहीं तो उस पैटर्न पे आएगा। जैसे संधि विच्छेद है मान लो, उसमें जिसने समझ लिया कि ऐसा होने से ऐसा बनेगा तो उसके बेस पे भी 4 ऑप्शंस में से अपना आंसर निकाल लेगा। तो इसलिए इसमें क्या है कि जो अच्छे से तैयारी कर लेगा तो उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। जो जीएस वाला पेपर है उसमें क्या रहता है कि आप तैयारी तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, पूरा सिस्टमेटिक कर लेंगे, सिलेबस से भी कर लेंगे, लेकिन वो इतना वेग और इतना वाइड है कि आप उसमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है आपका कोई एक दो टॉपिक थोड़ा कमजोर रह गया हो या ऐसी जगह से जहां से आपने पढ़ा हो कि वहां से क्वेश्चंस नहीं आए। और करंट अफेयर्स आता है, वो करंट अफेयर्स कब का आएगा, कैसा आएगा, कितना डीप आएगा। सेम जैसे साइंस एंड टेक है, वो इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं 15 से 20। यदि उसमें से वो टफ आ गया या कोई ऐसे बिल्कुल ही फैक्चुअल आ गया तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप जीएस में ज्यादा लीड ले लोगे। तो इसलिए फिर मैक्सिमम कैंडिडेट्स क्या करेंगे कि वो हिंदी पे बहुत ज्यादा जोर देंगे। हिंदी पे बहुत ज्यादा जोर देके समझना और रटना अलग चीज है, लेकिन उसकी यदि प्रैक्टिस नहीं करता है कोई, या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई टेस्ट देके और बार बार जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करे तो उसको नुकसान हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो हिंदी वाला पेपर ज्यादा अप्रोप्रिएट है। कट ऑफ पे ध्यान देने की बजाय हिंदी के पेपर पे ध्यान दो, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो और जीएस में पूरा सिलेबस कर लेना चाहिए ताकि वो कवर हो जाए। नहीं, इसमें ये सही कह रहे हो आप। जैसे मैंने जो एग्जाम दिया था एसआई का उस टाइम, अगर मेरे आप हिंदी के मार्क्स देखो तो 186 थे आउट ऑफ 200, और जीके और जीएस में 159 थे मेरे। तो अभी जैसे आप ये देखो, लास्ट टाइम जो आरएस 2018 में जिसमें हम सिलेक्शन हुआ है, उसके अंदर बहुत से लोग तो एसडीएम सिर्फ फोर्थ पेपर की वजह से बन गए। उसका कारण क्या है? ये जो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके फिक्स है, जैसे संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ये फिक्स है। इनमें से ही क्वेश्चन आपके आने। एक बार आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गई तो उससे बाहर नहीं आएगा। जीके और जीएस में जैसे आप अभी आरएस प्री का देखो, लास्ट टाइम एकदम एक ऐसे इजी पेपर दे दिया। कई बार ऐसे यूपीएससी टाइप का दे देते हैं, कथन कारण वाले बड़े बड़े क्वेश्चन। तो वो ट्रेंड पे कोई पता नहीं रहता कि आपका किस टाइप का आएगा प्री जीके का जो पेपर है। तो इसलिए हिंदी की अगर अच्छी तैयारी कर लेते हैं, पूरे फिक्स टॉपिक है, 10-11 टॉपिक ये मोटे दे रखे हैं, 37 टॉपिक, अगर उनको, और ज्यादातर तो उनके अंदर अगर संधि, समास, परसर्ग, काल, वृत्ति, वाच्य, इनको अगर छोड़ दो तो बाकी को रटना है। एक बार रट लिए, वो लिमिटेड चीजें जो अपन सोर्सेज बताएंगे, जो कि मैं तो 2 एग्जाम दे चुका। एसआई में भी हिंदी का पेपर था, इसके अंदर भी हिंदी का पेपर था। एसआई में तो बहुत मतलब टॉपर था मैं हिंदी के अंदर। तो वो जो आपको कंटेंट हम बता रहे हैं, तो शायद मेरे हिसाब से उससे बाहर नहीं जाएंगे। अब करना क्या, आपको रटना ही तो है उनको। कंसेप्ट तो आपको केवल ये संधि, समास जो मैंने बताया आपको, इनको एक बार समझना है जो बुक्स है उससे, बाकी सारी चीजें तो रटना है। तो हिंदी वाले पे अगर आपने फोकस कर लिया, जीके जीएस में देखो, इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो लंबी तैयारी मांगते हैं। एक बार इनका अगर ढंग से रट लिया, याद हो गई चीजें, तो भूलोगे नहीं। जीके और जीएस में फर्क इतना ही है, अगर कोई व्यक्ति 6 महीने से जीके जीएस पढ़ रहा है और कोई व्यक्ति अगर 2 महीने ही लगाए तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं ला पाएगा। ज्यादा से ज्यादा कोई 2-4-5 मार्क्स का डिफरेंस ले आता है। कट ऑफ की अगर बात करें तो अभी आप जो बता रहे 233, वो तो इंटरव्यू की कट ऑफ थी। लेकिन हम अगर बात करते हैं ना मोटी मोटी फाइनल सिलेक्शन की, हमेशा अपने को टारगेट सेट करना चाहिए हाईएस्ट। जैसे आरएस के अंदर ये टारगेट रहता है कि साहब आपको 800 में से 400 नंबर लेके आने, चारों पेपरों में 100 मार्क्स लेके आते हैं, तब जाके आप कहीं ना कहीं एसडीएम या डिप्टी एसपी बन पाते हो। तो ऐसा ही टारगेट अपने को ऐसा ही में लेके चलना है। अब मैं यहाँ अलग अलग कैटेगरी में नहीं जाऊंगा कि साहब ओबीसी में इतनी, महिलाओं की इतनी, एससी की इतनी, एसटी की इतनी, वो नहीं। हमेशा किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, किसी भी कैटेगरी का हो, आपको जो जनरल मेल की जो कट ऑफ है उसको अपना टारगेट बनाना चाहिए कि अपने को ये, और उसमें भी जो टॉपर, तो आप 233 का 50 का अगर फाइनल अगर बनाते हैं ना, तो 340 या 350 के आसपास अगर स्कोर करते हो इंटरव्यू मिला के, तो मतलब आप टॉप में आते हो, आप टॉप कर रहे हो। तो इंटरव्यू मार्क्स को आप हटा दो, तो अपने को टारगेट ये करना है कि अपने को दोनों पेपरों के अंदर 310 से 320 के बीच में स्कोर करना है। मतलब 160 के आसपास क्वेश्चन अपने को करने हैं। अब इनको आप धीरे धीरे जैसे आज तो अपन ने जो 14 दिन का जो सेक्शन है उसके अंदर राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर का आप लिया है, और सेकंड पेपर जिसमें संधि और संधि विच्छेद है, उनके बारे में जैसे अब आज अपन इसकी बात करें जीके और जीएस राजस्थान हिस्ट्री वाले में, तो 10 से 12 क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं।
ऐसा एनालिटिकल हर बार आपको बताएंगे भाई कौन से, अब देखो हर व्यक्ति का कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जो कमजोर होता है। जैसे किसी को इकोनॉमी, जैसे मैं बताऊं मेरे को इकोनॉमी वाला पार्ट थोड़ा सा कमजोर है, वो डेटा है ना वो याद नहीं रहता, रटन जाता वो डेटा मिसमैच हो जाता है, कई बार भूल जाते हैं उसमें से राजस्थान आर्थिक समीक्षा से। लेकिन ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, हिस्ट्री बहुत अच्छी है, पॉलिटी बहुत अच्छी है। तो हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी होती है, तो वो आपको एनालिटिकली बांट के ये अपन शेयर भी कर देंगे कि पिछले पेपर्स के अंदर कौन से एरिया से कितने क्वेश्चंस आए हैं, पेप पे ये चीज मिल जाएगी अपने को। तो उसके अकॉर्डिंग अपने को फोकस करना है। जैसे आर एस प्री की तरह इसको एनालिटिक करके और ऐप पे प्रोवाइड करवाना है अपने को कि आर एस प्री बिल्कुल के सर। लिए, आर एस प्री के लिए एनालिटिक्स ये होती है कि आपको 70 क्वेश्चन कर दो, 70 क्वेश्चन कर दिए तो मतलब आपकी आर एस प्री इजीली निकल जाएगी। 150 क्वेश्चनों में से आपको ज्यादा नहीं फंसना, 70 क्वेश्चन आपने कर दिए तो 70 में से उसमें जैसे बांटते हैं कि साहब राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, जैसे अब आप यहाँ देख लो, अभी पिछले पेपर का मैंने एनालिसिस किया है, उसके अंदर राजस्थान हिस्ट्री आर्ट और कल्चर, इसके अंदर 10 से 12 क्वेश्चन थे। इंडियन हिस्ट्री जी के अंदर 8 से 10 थे, ज्योग्राफी के 8 से 10 थे, राजस्थान ज्योग्राफी के 8 से 10 थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8 से 9 क्वेश्चन आए हैं, पॉलिटिकल पॉलिटी जो है उससे 8 से 9 है, इकोनॉमी के 7-8 क्वेश्चन है, ऐसे राजस्थान इकोनॉमी कम है, साइंस टेक के 15 क्वेश्चन है। तो अब इसको 160 का टारगेट अपने को करना है कि यार ये 160 क्वेश्चन अपने को कहाँ से करने हैं। तो उसका टारगेट ऐसे कर सकते हैं जैसे मैथ रीजनिंग वाला है ना, तो मैथ के कम टॉपिक है लेकिन रीजनिंग वाले इजी आते हैं, इतने टफ नहीं आते। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो 10-12 क्वेश्चन तो वो हो जाते हैं। साइंस टेक वाले अपना अच्छा है आपका, मैं देख रहा था वो नोट्स वगैरह वो रेगुलर प्रोवाइड करा देंगे, तो साइंस टेक में से इजीली चीजें हो जाएगी। और राजस्थान हिस्ट्री वगैरह का तो थोड़ा सा एनालिटिकल ये करके 160 का टारगेट कर लेंगे, डे टू डे हम बताते भी रहेंगे, तो इजीली इसको आराम से करेक्ट कर पाएंगे और बढ़िया टॉप में। तो उससे देखो एक क्या होता है, मैंने बताया 186 और 159 थे, तो इसमें क्या है वो जब की जारी करती है आरपीएससी, की जारी करने से क्या है कि आपको मार्क्स पता लग जाते हैं, इंटरव्यू से पहले आपको मार्क्स पता लग जाते हैं कि साहब ये इतनी मेरी, जैसे की जारी की तो आपने मिलाते आपको पता लग गया कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो एक ट्रेंड पता लग जाता है सोशल मीडिया से कि यार इतने हो रहे हैं इतने हो रहे हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि यार मेरा फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। तो अगर मान लो आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं फर्स्ट और सेकंड पेपर में, तो आपको इंटरव्यू वाली टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे इतनी ज्यादा भ्रांतियां लोग फैलाते हैं कि साहब ये होता है वो होता है, तो आपकी हेडेक खत्म हो जाएगी जब आपको पता है ना कि यार अपने तो बहुत अच्छे ट्रेंड में चल रहे हैं, अपने वो 15 नंबर 10 नंबर 5 नंबर भी दे देगा तो भी अपना सिलेक्शन हो जाएगा। तो उस हेडेक से खत्म हो जाओगे। वो हर व्यक्ति के साथ आती है ऐसी कसमकस कि यार अब लोग ऐसे आते हैं कि बस ये फाइनल है भाई, तेरे ये लक है, इस बार मान ले तेरा लास्ट टाइम ये हो गया, इंटरव्यू कॉल बार बार नहीं होता, कर ले ये कर ले वो कर ले, तो आदमी कसम कसम में आ जाता है, तो वो उससे खत्म, टेंशन फ्री एकदम इजी होकर अपना इंटरव्यू देता है। तो कोशिश अपने को यही करनी है कि रिटर्न एग्जाम है, उस रिटर्न एग्जाम के अंदर हम बहुत अच्छा स्कोर कर दें तो उस टेंशन से फ्री हो जाएंगे। तो हिंदी वाले पेपर पे ज्यादा अपने को जोर देना है। इसके अलावा बताओ। अभी आज हाँ के सर। वीडियो में तो बेसिकली जैसे अभी अपना 1 से लेके 14 जनवरी तक जो प्लान है ना, कि आप 1 से लेके 12 तारीख तक डेली क्वेश्चंस डालोगे, उसमें करंट अफेयर्स है, उसके बारे में बात हो जाएगी इनको कहाँ से पढ़ना है, ताकि ये जो शुरू कर रहा है 1 तारीख से उसको आइडिया लग जाए कि हाँ यहाँ से पढ़ के इस तरह से अटेम्प्ट करना है, ये सब्जेक्ट यहाँ से पढ़े। हाँ सर, एक बार सोर्सेज का बता दो कि जीके वाले पार्ट को, जैसे हिस्ट्री का है, राजस्थान हिस्ट्री का, तो वो अपन कहाँ से कवर करेंगे या स्टूडेंट को कहाँ से पढ़ना है, वो एक बार बता दो आप, सोर्सेज वाला कैसे कैसे करना है। क्योंकि एक बार जैसे मैं ऐड करूंगा, अभी ये इन्होंने बताया था कि राजस्थान जीके है, जैसे अभी अगला जो फर्स्ट क्यूबिट में जो आप बता रहे हैं राजस्थान जीके है, 13 तारीख तक है, फर्स्ट से लेके और 13 जैन तक। तो उस वाले में जो मैंने ट्रेंड देखा कि पीवाईक्यू है वो कहाँ से आता है, जैसे 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान जीके के, उसमें राजस्थान कला संस्कृति इतिहास सब आ जाता है। तो उस वाले में से जो मैं अभी देख रहा था कि जहाँ से हर बार लगभग एक क्वेश्चन आता है, ऐसे 7 से 8 टॉपिक तो ऐसे हैं कि जहाँ हर बार आना ही आना है। उस वाले टॉपिक्स को तो जैसे आप अच्छे से रट लो इन द सेंस कि वहां से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं हो। तो जैसे मैं इसमें देख रहा, जैसे 18 सताओं की क्रांति है, उसमें से एक आ जाता है, एक प्रजामंडल है, मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा आते हैं, ये भी एक ट्रेंड है। उसमें जैसे एक प्रजामंडल था उससे आता है, चित्रकला से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, एक दुर्ग से हमेशा आता है। उसके बाद जैसे मैं देख रहा एक किसान आंदोलन से आ जाता है, और बाकी किले वगैरह से आ जाता है। तो ये 6 से 7 जो टॉपिक है ना, ये तो फिक्स है कि लगभग वहां से एक क्वेश्चन तो आता है। इसके अलावा जैसे और जो टॉपिक्स बच गए वहां से 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ऐसे टोटल 10 से 12 बनते हैं। तो ये चित्रकला और जो मैंने पहले बताया 6 से 7, इस वाले को अच्छे से कर लो। और इस वाले में से कहाँ से करना है, वो जो आप अभी बता रहे थे कि अभी आरबीएससी की जो बुक्स आती है मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से आते हैं। देखो सोर्सेज को लेके है ना, मैं इसलिए एक सोर्स बताना पसंद नहीं करता कभी भी,
क्योंकि इसमें कैंडिडेट्स क्या है अलग अलग उधेड़बुन में रहते हैं। उसका रीजन क्या है, वो अकेले इसकी एसआई की तैयारी नहीं करते, आरएस की भी कर रहे होते हैं, साथ साथ जो कोई भर्ती निकल गई राजस्थान में उसकी भी देते हैं। किसी ने पहले मान लो कि लक्ष्य की गाइड खरीदी है, किसी ने धरोहर खरीदी है, फॉर वॉट एवर, किसी के पास कोचिंग के नोट्स हैं, उन्होंने पहले से हिस्ट्री भी पढ़ रखी है, कुछ ऐसे होंगे कि जो अभी शुरू ही करेंगे। तो इसमें जिसने जहां से पढ़ा है ना, यदि किसी ने कोई गाइड पढ़ी है और उसको लगता है कि बेस्ट वही है, तो मैं इतना कहूंगा कि जब अभी प्रोग्राम जब कर रहे हैं ना, तो डेली क्वेश्चन ऐसे करेंगे वो जीके के। तो राजस्थान हिस्ट्री का कोई नया पॉइंट उनको पता लग गया, किसी राजस्थान के इतिहास का, चित्रकला, कोई ऐसा पॉइंट मिला जो उनके नोट्स में था नहीं या वहां बुक में नहीं था, तो वहां जाके वो उसको ऐड कर ले अपने जो भी नोट्स पढ़ रहा है उसमें। बाकी जो बेस्ट सोर्सेज है देखो आज के हिसाब से, उसमें तो आरबीएससी को सब बताते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट अलग अलग फॉलो करता है। तो जिसको जहां से ज्यादा सुविधा रहे वो ज्यादा ठीक है। और फिलहाल यदि कोई लेटेस्ट बुक आई हो तो वो आप बता सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ वो सजेस्ट ये है कि राजस्थान बोर्ड के अंदर जो बुक्स चलती है 6 से 10 तक, उसके अंदर पहले राजस्थान अध्ययन चल रही थी, अब कुछ नया ऐड कर दिया आज से, वो है राजस्थान की जो स्पेसिफिक बुक है। तो 6 से 10th वाली वो बुक जरूर पढ़नी है अपने को। और इसके अलावा राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक बुक आती है हुक्मचंद जैन की। देखो उसका कारण क्या है, अब आप मान लो मैं पेपर सेटर हूँ, कोई प्राइवेट आदमी से तो पेपर सेट करवाते नहीं है, या तो कोई प्रोफेसर होते हैं या कोई ऑफिसर्स होते हैं, उनसे पेपर सेट करवाते हैं। तो अगर मान लो अपने को पेपर सेट करने के लिए देते हैं, तो हम पेपर कहाँ से सेट करते हैं? ये तो है नहीं साहब किसी कोचिंग के नोट्स उठा के, या कोई बुक है, कोई गाइड में से उठा के कोई क्वेश्चन देते हैं, कभी नहीं देते। उनको हमेशा ऐसे सोर्सेज पे जाना होता है जो सरकारी हो। तो उन सोर्सेज को तो अपने को छोड़ना नहीं है। तो 6 से 10 तक की जो राजस्थान बोर्ड के अंदर बुक्स अभी करंट में चल रही है, वो कहीं अपने छोटे भाइयों से या स्कूल से कहीं से भी उनका ले लो, जेरोक्स करा लो। एक तो वो जरूर पढ़नी है आपको। दूसरी ये मैंने बताई राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली, ये पढ़नी है। और अगर आप जयपुर में ज्यादातर जो रह रहे हैं, तो जयपुर में टोंक फाटक में आपको जेरोक्स मिल जाएगी, राजस्थान अध्ययन 9, 10, 11, 12, ये 4 किताबें चलती थी ओल्ड वाली। वो बहुत अच्छी बुक्स थी, वो आरएस के लिए एक भी बहुत मिनट में कारगर। इंटरवीन कर रहा हूँ, ये अभी बता रहे थे कि आप ये सारी बुक्स आप ऐप पे भी उपलब्ध कराते हैं, ऐसा है क्या? हाँ, ऐप हाँ पे सर, उपलब्ध। ये अपनी ऐप पे अवेलेबल है, मतलब ये जो ग्रुप होगा उसी में सारी बुक्स की पीडीएफ अपलोड हो जाएगी सर। ठीक है, फिर तो मच बेटर है। अब इसमें कोई बहुत ज्यादा और करना चाहे डीप में जाके, ये तो एसेंशियल है, आपको करना ही करना है। अब इंडियन हिस्ट्री का आपको लग रहा है कि यार ये 10 से 12 क्वेश्चन है, मैं इनको पूरा कंप्लीट मुझे करना ही करना है, तो आप 11, 12 की हिस्ट्री की बुक्स में जा सकते हो, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री की अगर बुक्स वो एडिशनल है, अगर आप किसी के पास टाइम है एक्स्ट्रा कि मुझे तो नहीं ये कंप्लीट 10 से 12 जो आए तो एक भी बाहर नहीं छूटना चाहिए, तो आपकी वो चीजें इनहेंस हो जाएगी। लगभग चीजें तो वही होगी, थोड़ी उसमें वो वाइड हो जाएगी। और वो कहीं ना कहीं अगर मान लो कोई आरएस की तैयारी कर रहा है तो मेंस में भी वो काम दे देगी। तो राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर के लिए तो ये है। और हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी के लिए वो ये सबसे पहले तो अपन प्रेफर करेंगे कि 9, 10th के अंदर जो व्याकरण चल रही है राजस्थान बोर्ड की, वो व्याकरण अपने को तो पढ़नी है। इसके अलावा मार्केट में जो ज्यादा चलता है वो लोग राघव प्रकाश को पढ़ते हैं। तो 2 बुक है तो मैंने पढ़ी है, मैं बता देता हूँ आपको। अभी करंट पता नहीं कौन सी टॉप पे चल रही होगी, लेकिन राघव प्रकाश के अलावा एक हरदेव बाहरी, वो बुक्स आपको इसमें शेयर करवा देंगे ऐप पे। हरदेव बाहरी एक राइटर हैं, उनकी बहुत सी किताबें चलती है हिंदी की, वो आईएएस के लिए जो हिंदी साहित्य है उनके लिए भी चलती है। तो उनकी बुक का एक स्पेशल नाम है शब्द अर्थ प्रयोग। अगर किसी को ये लगता है कि साहब हिंदी के तो ये मेरे को छूट, वो रामायण है हिंदी के लिए, उसमें आपको पर्यायवाची मिल जाएंगे 5000 पर्यायवाची, शायद उससे बाहर कोई पर्यायवाची नहीं जाता। अगर किसी के पास टाइम है कि यार मुझे करना ही है, तो राजस्थान बोर्ड वाली ये व्याकरण पढ़ना है, और उसके अंदर अगर टाइम है तो वो। और तीसरा, मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि मैंने एक जगह कोचिंग भी की थी, फिर खुद तैयारी करी है, 2 एग्जाम दिए हैं हिंदी के लिए, क्योंकि आरएस में भी हिंदी वाला आ रहा था, तो सेम पैटर्न है। तो मेरे नोट्स हैं, वो भी आप अपने ऐप पे इनको प्रोवाइड करवा देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हिंदी को पढ़ना कैसे है? हिंदी को पढ़ने के लिए अपने को क्या करना है, हिंदी के जो 36-37 टॉपिक है उनमें से 10 टॉपिक ऐसे हैं जो कंसेप्चुअल अपने को समझना है, बाकी सारे टॉपिक को रटना है। तो पहले रटने वालों का बता देता हूँ कि रटने वालों का क्या करना है अपने को। अभी क्यूबिट में हम लोग जो दे रहे हैं वो तो करना ही करना है, साथ वो चीजें याद भी हो जाएगी। लेकिन रेगुलर आपके लिए सजेशन है, चाहे आरएस वाले हो चाहे एसआई वाले हो, हिंदी के लिए सजेशन मेरा ये है कि ये रटने वाली चीजें ऐसी होती है कि आप एक बार में, जैसे आरएस की बात करें या एसआई की बात कर ले, जीके और जीएस में हम जैसे आज किताब उठाई साहब हिस्ट्री पढ़नी है,
अपने को ज्योग्राफी पढ़नी है तो हम फटाफट अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं कि ये ज्योग्राफी मेरी कंप्लीट हो गई, अब साइंस कर दी मैंने, अब ये मैंने पॉलिटी कर दी, अब ये मैंने ये कर दी। तो ऐसे हम टॉपिक खत्म करते चलते हैं। लेकिन जो ये लैंग्वेज वाले हैं, चाहे हिंदी और इंग्लिश, इनको हम खत्म नहीं कर सकते कि साहब आज हमने पर्यायवाची पढ़ दी ये खत्म, ये कल उपसर्ग पढ़ दिए खत्म, ये प्रत्यय पढ़ दिए खत्म। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। आप पढ़ तो दोगे लेकिन दूसरे दिन भूल जाओगे। इनके लिए आपको रिपीटेशन चाहिए होगा और धीरे धीरे ये चीजें ऐड होगी। मेरा बता दूं, मैंने हिंदी के अंदर अच्छे मार्क्स थे, आरएस में भी, और एसआई का तो मैंने बताया आपको 186 थे आउट ऑफ 200। उसका मैंने क्या किया था कि ये इन संधि, समास, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, प्रसंग, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष और वाच्य, इनके अलावा, इनको तो मैं अलग से बता दूंगा क्या करना है। इनके अलावा जो टॉपिक है ना सारे, जो पर्यायवाची, विलोम शब्द, परिभाषिक शब्दावली, वन वर्ड, शब्द युग्म, इनका आपको करना है जो ये बुक सोर्स आपको बताए। चाहे आप हरदेव बाहरी वाली देख लो, और अगर टाइम है तो इन तीनों चारों को। मैंने तो ये किया था कि पहले ये राजस्थान बोर्ड वाली पढ़ी, उसके बाद राघव प्रकाश पढ़ी, और फिर हरदेव बाहरी। तो वो बहुत सी चीजें तो रिपीट हो जाती है उनमें। उसके लिए आपको बांटना है। जैसे मान लो 150 दिन का टारगेट ले लिया अपन ने, तो 150 दिन में आप ये कर सकते हो। मान लो हरदेव बाहरी को पढ़ रहे हो तो हरदेव बाहरी का आप पेज लिख लो कि साहब ये पर्यायवाची है, इसके अंदर 30 पेज है, तो 30 पेज को आप 150 दिन के अंदर बांट लो। या फिर उसके अंदर नंबर्स दिए हुए, मान लो 300 पर्यायवाची हो गए, तो 300 पर्यायवाची का मतलब हो गए 2 डेली के हो गए, या मान लो 1000 हो गए तो 4 हो गए। तो ऐसे आपको अपनी सुविधा के हिसाब से बांट के एक पेपर पे डेली लिखना है कि डेली 4 पर्यायवाची लिख लिए, 4 विलोम शब्द लिख लिए, 4 आपने समानार्थक शब्द लिख लिए, 4 पारिभाषिक शब्दावली लिख ली। ऐसे जो 7, 8, 10 टॉपिक है जो रटने वाले, उनको आप एक कागज पे लिख लो। वो कब लिखना है? देखो, पढ़ने का जो टाइम होता है ना, पढ़ने के टाइम में एक टाइम ऐसा होता है जब मन नहीं करता, मतलब ऐसा मूड ऐसा रहता है कि यार अभी मन नहीं है। वो जो टाइम आता है वो आता है शाम का टाइम। शाम को 6-7 बजे वाला टाइम एकदम ग्लूमिंग ऐसे रहता है कि यार अभी मन नहीं कर रहा है। तो जो सुबह वाला हो या रात वाला हो, जब भी मतलब हो ना, कोई कोई जो मान लो जॉब में है, तो जॉब वालों के लिए सजेशन ये है कि ऑफिस में, अगर ऑफिस टाइम में जैसे लंच है, लंच टाइम में अपने को थोड़ा बहुत भी टाइम मिल रहा है, तो उस टाइम आप फटाक से लिख लिया। या फिर आप ऑफिस गए हो तो अपने जेब में डाल लो उस पर्ची को लिख के, और अपनी जेब में डाल लो। तो उससे क्या होगा, लिखने से चीजें याद जल्दी होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो लिख लिया आपने, लिखने से एक बार तो वो, और दिन में जब भी अपने को टाइम मिला एक बार खोला, अपने नजर मार ली, जब भी टाइम मिला नजर मार ली। दूसरे दिन सुबह जब लिख रहे हैं तो उसको देख लो, उसको फाड़ के फेंक दो, नया लिख लो। ऐसे करते करते आपको मतलब बाद में जब एग्जाम दोगे ना, तो एकदम से फटाक से चीजें याद आएगी। तो इन टॉपिक्स के लिए तो आप ये कर सकते हो हिंदी वालों के लिए। इसमें अब जो मैं समझ थोड़ा में सा ऐड करूंगा, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने हिंदी को कैसे अप्रोच किया था, इनको जो जैसा इनके लिए ठीक लगे, अप्रोप्रिएट रहे, वैसा कर लेंगे। मैं क्या करता है, जैसे आपने बताया मान लो विलोम शब्द है या पर्यायवाची है, तो विलोम शब्द वाले मैंने टोटल देख लिया कि कितने पेज है। जैसे मान लो सपोज कि 15 से 20 पेज है, तो मैं क्या करता था, फिर ये बांट लिया मैंने कि ठीक है आज दिन के 10 पर्यायवाची करूंगा, तो वो पर्यायवाची रट लिए जैसे एक एक करके। और विलोम शब्द का जैसे मुझे एक पेज करना है, तो मैंने वो पूरा एक पेज याद कर दिया। फिर जब मैं नेक्स्ट डे आता था ना, उससे आगे बढ़ने के लिए, जैसे 10 पर्यायवाची मैंने आज की, अब कल मैं नेक्स्ट 10 करूंगा, तो उससे पहले मैं क्या उस पर हाथ रख देता था कि चलो जो मैंने कल याद किए वो देखिए उनमें से कितने याद है मेरे को। तो फिर मैं उनमें से, जैसे किसी का तो 2-2 याद रह जाते, किसी के 3, कोशिश ये रहती थी कि 4 तक याद रहे। लेकिन अभी तो जितने उसमें लिखे हुए सारे याद कर लो। तो उसके बाद मैं पहले उनका रिवीजन करता, जो भूल जाता था उस टाइम कोशिश करता था, अदरवाइज हाथ उठा के देख लेता कि अच्छा ये है। तो ऐसे करके नेक्स्ट डे रिवीजन करता था, फिर आगे के 10 याद करता था। सेम जैसे विलोम शब्द में एक पेज कर लिया, अगले दिन फिर नेक्स्ट पेज करूंगा, उससे पहले जो लास्ट पेज किया था उसका रिवीजन। ऐसे करके जैसे वो पूरा हो गया, उसके बाद फिर से रिवीजन। तो ऐसे करके जितने ज्यादा रिवीजन करोगे, और यदि टुकड़ों में छोटा छोटा बांट के करोगे, तो फिर ये रटने वाली चीजें है ना, फिर ये ज्यादा इजी हो जाती है मेरे हिसाब से। तो ये भी एक अप्रोच आप इस तरह से कर सकते हो। बट इसमें भी आपको टुकड़ों में तो तोड़ना पड़ेगा, चाहे टॉपिक वाइज चलो या 3-4 टॉपिक एक साथ लेके चलते हो, तो उनमें छोटे छोटे टुकड़े कर लो, और रिवीजन बार बार करना पड़ेगा। जो अदरवाइज तो 7 दिन बाद तो हिंदी में तो वैलिडिटी खत्म हो जाती है संधि विच्छेद के अलावा, क्योंकि आप भूल जाओगे। तो उस हिसाब से बार बार रिवीजन तो करना पड़ेगा। अच्छा, अब बात आती है, जैसे मान लो ये टॉपिक दिया है आपने को संधि विच्छेद वाला, तो संधि के लिए आपसे वहाँ जो ये पेपर आता है जो आरएस वाला और एसआई का, इसके अंदर शायद संधि नहीं पूछते भाई, इसमें कौन सी संधि, ये कोई नहीं पूछता आपसे। वो थोड़ा टफ हो जाता है उसके अंदर पहचानना। अपने को संधि करनी है और संधि विच्छेद करना है। तो उसका सिंपल सा फंडा तो ये है कि संधि का देखो क्या है, संधि का नियम ये है कि संधि विच्छेद जहां कर रहे हैं या संधि कर रहे हैं, तो दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, तो जो बुक्स आपको बता रहे हैं तो उसके अंदर वही एक अप्रोच तो ये अपनानी है कि 5-5, 10-10 शब्द अपने को डेली देखना है। डेली देखने का मतलब क्या है
कि कई बार स्वर संधि के अंदर भी हम छोटी बड़ी मात्रा के अंदर करना गड़बड़ कर देते हैं कि साहब ये जैसे इसके अंदर छोटी ई आएगी या छोटा बड़ी ई आएगी, तो अपने को पता तो है कि साहब इसकी ये संधि विच्छेद हो रहा है, लेकिन वहां सार्थक शब्द बनाने में हमने गलती कर दी कि जहां छोटी ई लगनी थी वहां बड़ी ई कर दी, या बड़ी ई लगनी करनी थी वहां छोटी ई। तो वो एक एक बार आप देख लोगे ना उन शब्दों को, सार्थक शब्दों को साथ में जैसे कैसे टूट रहे हैं, वो अपने को आ तो गया कि साहब ये स्वर संधि के ये 5 भाग हैं, इन 5 भागों में ये इसमें पहले ये दीर्घ हो रहा है, एक आ बन रहा है, लेकिन वो आप शब्दों को देखो जो ये बुक्स हमने बताई है, जो ये सोर्स बताए, वहां से उन सारे शब्दों को अपने को देखना है। कई बार ऐसे आ जाते हैं कि वो शब्द ही नहीं सुने हुए अपने को, तो बहुत सी बातें तो संधि विच्छेद के अंदर इजीली हो जाता है। दूसरा एक इजी अप्रोच अपने को, जैसे अपन बोलने में ही जोर नहीं आ रहा हो, मान लो कहीं बोलने में जोर आ रहा है ना, जहां लग रहा है कि साहब ये कोई वर्ड है उसको बोलने में जोर आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि वहां बड़ा बड़ा ई, बड़ा ऊ, बड़ा ए, ये यूज हो रहे हैं। तो अगर नहीं भी आ रहा है तो उसको अप्रोच करके, और फिर सीधी सी बात है ऐसा ही के अंदर तो आपके 4 टॉपिक सामने दिए हुए रहते हैं, तो वैसे भी इजी हो जाता है देख के भी अपने को। आरएस के अंदर तो फिर भी नहीं रहते, अपने मन से बनाने पड़ते हैं, वहां तो आपके सामने रहते हैं। तो संधि वाला ये जो मेरा नोट्स है वहां भी अच्छे आपको मिल जाएंगे, और ये जो बुक्स है इनमें से एक एक बार आप समझ लोगे तो इजी है, कोई याद करने की जरूरत नहीं। 2 सार्थक शब्दों से ये करके, बाकी ये टॉपिक आपके समास और ये छोटे छोटे हैं तो एक एक 2 क्वेश्चन आते हैं उनमें, इनमें बड़ा टॉपिक ये संधि वाला ही है। इसमें राकेश जी आप एक काम और कर सकते हो, जैसे अभी क्या है, जैसे शुरुआत करेंगे तो हाँ संधि जी सर। विच्छेद है या अपने जीके वाले जिस पेपर में भी इनको जहां लगे ना कि ये वाला सेक्शन थोड़ा कमजोर रह रहा है या इसको कैसे अप्रोच करें, क्योंकि सारी चीजें तो इस वीडियो में क्लियर होंगे नहीं। स्टूडेंट बिल्कुल जैसे सर। ज्वाइन करेंगे फिर उनको क्या है, काफी इश्यूज आते हैं, तो वहाँ प्लेटफॉर्म वगैरह पे जो कमेंट करें उसका एक कॉमन बीच में भी लगे, तो ऐसा नहीं है कि आपने शेड्यूल में यदि 14 तारीख को वीडियो डाला है तो आप उसी को करवाओ, बीच में आपको लगता है तो सैटरडे संडे में उन लोगों के लिए भी आप एक मतलब बीच में क्लास अरेंज करा सकते हो जो उनके डाउट्स वगैरह एड्रेस हो जाए। किसी को ये दिक्कत आएगी कि सर मैं 3 बुक्स एक साथ पढ़ रहा हूँ, नोट्स भी पढ़ने हैं, 9 to 12 भी पढ़ रहा हूँ, राघव प्रकाश भी पढ़ रहा हूँ, और जो इन्होंने भी एक बुक बताई वो भी पढ़ रहा हूँ, तो समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से पढ़ूँ। तो ऐसे हाँ ऐसे जी इश्यूज सर। आएंगे, तो अपने स्टूडेंट्स के भी मतलब बीच में भी यदि कभी ऐसा वीडियो कराना हो या कोई क्लास हो तो आप ग्रुप में शेयर कर देना, सैटरडे संडे में बिल्कुल जब भी सर। टाइम मिलेगा तो क्लासेस लेते रहेंगे। हाँ मतलब इनको अच्छा, कोई भी इशू होगा तो अपन एड्रेस करेंगे उस चीज को तो। अब जो नेक्स्ट 14 डेज का अपने सेकंड पेपर की बात करते हैं, जीके और जीएस का, जो 14 डेज के अंदर राजस्थान हिस्ट्री आर्ट और कल्चर को रखा है हम लोगों ने। हाँ जी तो सर। अब इन्होंने बता भी दिया था बुक सोर्स, अपन मैंने भी बता दिए थे। अब इनको मतलब पढ़ने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, देखो कोई भी एग्जाम या कोई भी प्रिपरेशन हम करते हैं तो कोई एक सेट एसओपी नहीं होती कभी भी। हर टॉपर जो होता है ना, जैसे मान लो आरएस की बात करें, आरएस के अंदर हम 78 एसडीएम्स हैं, मतलब आप ये मान के चलो टॉप है, हम लोग उस एग्जाम में टॉपर थे 78 लोग। उन 78 लोगों से पूछ लो तो हर व्यक्ति की अलग अलग स्ट्रेटेजी है, कोई फिक्स नहीं है जैसे मैं बता दूं कि साहब ये ऐसे पढ़ लो तो आप टॉप कर दोगे, नहीं। लेकिन सबकी सुननी चाहिए स्ट्रेटेजी, जो बेस्ट लगे उसको अडॉप्ट करे। अब मेरी जो स्ट्रेटेजी थी हिंदी वाली, ये जो राजस्थान आर्ट और कल्चर को पढ़ने की, अब देखो पहला जो टॉपिक आता है आज मेजर लैंडमार्क्स। मेजर लैंडमार्क्स के अंदर क्या आता है, सभ्यताएं आती है। तो सभ्यताएं लिमिटेड है, इन बुक्स में आप जाओगे तो ताम्र संस्कृति वाले, लोह युगीन वाले, ये विराटनगर वाले, तो इनकी जो बेस्ट अप्रोच है ना आपको याद करने की, ये क्या है कि इतना उसके अंदर नाम दे देते हैं। तो उसके लिए मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो ये था, आप मार्केट जाओ या फिर अपने अगर कंप्यूटर प्रिंटर जहां भी है, राजस्थान का खाली मैप निकाल लो। खाली मैप निकाल के उसके अंदर उसको मार्क कर लो कि साहब ये देखो ये लो जो संस्कृतियां हैं यहाँ यहाँ थी, जैसे कुराड़ा, ये सांबर, ये नागौर, ये यहाँ विराटनगर, गणेश्वर, ये यहाँ घग्गर, ये हड़प्पा, हड़प्पा वाले जो सॉरी कालीबंगा वाला जो पार्ट है, तो उनको अलग अलग बांट लो। तो उससे क्या है कि आप जब डालोगे ना वहां तो याद रहेगा, वो परमानेंट याद हो जाएगा, वो बार बार हम भूलते हैं ना, तो वो एरिया से याद हो जाएगा, एग्जाम में फट से याद आ जाएगा, यार ये सभ्यता यहाँ पे थी। ये तो हो जाएगा सभ्यता में, हालांकि ये सारी रटने की चीजें हिस्ट्री वाली में कोई समझने की नहीं, लेकिन ये एक अप्रोच ऐसी हो जाती है साइंटिफिक की, अपने को याद हो जाती है मैप से। मैप लाया अपन ने खुद बना लिया पेंसिल से, या मिटा दो दोबारा बना के देख लो यार ये सभ्यता यहाँ थी, तो वो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। सेकंड आती है फिर डायनेस्टीज। डायनेस्टीज के अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है कि वो राजपूत शासक थे, तो उनमें कई शासकों के नाम अलग अलग, जैसे आप मोटा मोटा क्या 4-5 ही तो है, मेवाड़, मेवाड़ राजवंश है, मारवाड़ राजवंश है, और जयपुर। इनके अलावा छोटे मोटे फिर जो और है, तो इनको बेस्ट अप्रोच ये है
कि एक लीगल साइज के पेपर पे उसको पोर्ट्रेट या लैंडस्केप यूं रखे। और मैंने तो ये किया था कि उनका जैसे मेवाड़ राजवंश आ गया तो एक तरफ मेवाड़ राजवंश, सेकंड पे मारवाड़, फिर ये जयपुर, और फिर छोटे दो 1 2 3 है उनको, और उनकी सीक्वेंस में कालक्रम लिख लिया। जैसे स्टार्टिंग से बप्पा रावल, या फिर इनके बाद में जो भी आ रहा है कुंभा, प्रताप, राज सिंह, ये उनकी कालक्रम लिख लिया और उनके आगे उनकी अवधि लिख दी कि ये इतने से इतने तक रहे, इतने से इतने तक रहे। सिमिलरली मारवाड़, फिर जयपुर, और फिर जो छोटे हैं। उसका कारण क्या है, हिस्ट्री के अंदर कई बार घुमा के क्वेश्चन देते हैं। घुमा के क्या देते हैं, जैसे मान लो आप ये कर लो, मान लो मैं पेपर सेट कर रहा हूँ तो मैं दे दूं कि इनका कालक्रम बताओ। चार राजवंश है, चारों में मान लो कुंभा का नाम दे दिया, राणा कुंभा, इधर से किसी और का नाम दे दिया, मारवाड़ से किसी का दे दिया नाम, जयपुर से दे दिया। तो अब उससे क्या होता है, अपन ने जैसे एक चार्ट बना लिया, उस चार्ट से ये पता लग गया कि ये सिमिलर कौन है, समकालीन कौन है, सामने आ रहा है अपने याद करने का। रट रहे हैं हम, खूब रट रहे हैं, लेकिन रटने के बजाय ये साइंटिफिक अप्रोच ये हो गई कि साहब ये कुंभा के समकालीन मारवाड़ में कौन था, जयपुर में कौन था, इधर और जो छोटे मोटे राजवंश थे इनमें कौन था। तो एक चीज तो ये क्लियर हो जाएगी उससे। दूसरी क्लियर ये हो जाएगी, जैसे किशनगढ़ है, किशनगढ़ और बीकानेर, ये राजघराने भी बीच में आते हैं, नीचे एक क्वेश्चन आता है। तो किशनगढ़ और बीकानेर मारवाड़ से निकले हुए हैं, तो वो उनके बराबर में उनको लिख लो कि साहब ये मारवाड़ का ये राजा था, इसके ये बेटे थे, तो ये एक बेटा इधर चला गया, इसने किशनगढ़ वाला ये अलग चला दिया, और ये एक बीकानेर में इसका बेटा था, ये यहाँ चला दिया। तो वो एक साइंटिफिकली आपको याद हो जाएगी चीजें कि ये एकदम सिमिलर है। तो वो नाम वाला कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। कई ऐसे नाम है कि साहब उदय सिंह है, तो उदय सिंह पता लगे वहां मारवाड़ में भी थे, इधर मेवाड़ में भी थे, कौन से उदय सिंह थे, उनमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, मान सिंह फर्स्ट, मान सिंह सेकंड, मान सिंह थर्ड। तो वो एक ही कागज पे सारे आप लिख लो मोटे मोटे नाम, तो उससे आपको याद हो जाएगी। इसके बाद में आए फ्रीडम, प्रजामंडल आंदोलन जो आते हैं, तो प्रजामंडल के लिए भी वही एक कागज पे आप लिखनी, ये अप्रोच अपना लो। जो जो टॉपिक है ना, उनकी एक अप्रोच कि साहब ये प्रजामंडल आंदोलन यहाँ कब से स्टार्ट हुआ, इनके प्रमुख नेता कौन थे, एक नाम आ गया, दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसे याद हो जाएगा। फिर आते हैं किले। तो किलों के अंदर पहले तो प्रकार हैं, और फिर मोटे मोटे जो किले हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनका एक अपने हो जाए जिले वाइज के साथ, इस जिले के अंदर ये। उन किलों को भी आप मैप पे कर सकते हो, मैप के अंदर के साथ ये चित्तौड़ का किला यहाँ था, इसकी क्या विशेषताएं, और प्रीवियस ईयर्स में वहां से चित्तौड़ के किले से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उनका कर सकते हो। बाकी फिर आ जाते हैं आपके चित्रकला। तो चित्रकला की भी वही की जा जाएगी आपको, भाई इनकी विशेषताएं क्या है, उनमें वो रंग है एक। तो आप देखोगे ना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, वहां वो पूछते क्या है, भाई किशनगढ़ जो शैली थी उसके अंदर कौन से रंग की प्रधानता है, तो 4 5 6 7 ही तो है ये, उनको लिख लो। तो उन पे टॉपिक बना लो कि साहब इसमें इनमें कौन से रंग है, तो इनमें लाल पीला, इसमें काला नीला, इसमें ये फला। तो उससे याद हो जाती है चीजें, साहब किशनगढ़ में अगर पूछे तो अपन ये लाल पीला ये होता होगा। इनके प्रमुख चित्रकार कौन है, तो 4 5 3 4 चित्रकार होते हैं, तो उनका नाम लिख लिया। वो आप चाहें तो चिपका लो अपने उस पे। सेम ऐसा ही एकीकरण का है, तो एकीकरण का ही वही आपको एक की बना के उनका नाम, डेट, कौन कौन से राजा रहे, उपराज प्रमुख किसको बनाया, उसका उद्घाटन किसने किया, यही तो क्वेश्चन आते हैं। इनको ये एक अप्रोच है जिसके अंदर आप राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर को अच्छे से याद कर सकते हो। देखो इसमें एक दो चीजें और क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए और जो ज्यादा याद रहे उसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे एक तो जो टॉपिक शुरू करो ना उसके बारे में प्री थॉट बोलते हैं, जैसे 2 से 3 मिनट आप आंख बंद करके ये सोचो। जैसे इन्होंने बताया कि किले हैं, तो किले के बारे में कुछ तो आपने पढ़ाई होता है, बाद में दिमाग लगाओ कि यार किले बनाए होंगे तो कितने बनाए होंगे। ईस्ट वाले जो होंगे, जैसे गागरोन का किला है वो अलग तरीके से बना होगा, उधर वेस्ट है वहां पे मरुस्थल है वहां अलग से बने होंगे, पहाड़ियों पे अलग से बने होंगे, किसने बनाए होंगे, कौन से राजवंश ने सबसे ज्यादा बनाए, उसकी क्या विशेषताएं होंगी। तो ये मोटा मोटा से तो पहले रूपरेखा क्या करो कि इसमें क्या होगा, इस टॉपिक में मतलब किलों से रिलेटेड क्या होगा, फिर कि इसमें कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो ये आ सकता है कि किस टाइप का दुर्ग है, जल दुर्ग कौन सा है, इस टाइप के। कुछ ये आते हैं कि भाई किसने बनाया, या कोई खास विशेषता, कोई वहां पे युद्ध हुआ होगा। तो ये कोशिश करें, और जैसे ही पूरा टॉपिक पढ़ देते हैं ना, जैसे दुर्ग वाला किले वाला आपने टॉपिक कंप्लीट कर दिया, उसके बाद उसको कंप्लीट मत समझे, एक बार आंख बंद करके 5 से 7 मिनट पूरी रूपरेखा रिवाइज करने की कोशिश करें मन ही मन, कि अच्छा गागरोन का किला था, उसकी ये विशेषता थी, वहां पे ये खास बात हुई थी, इस राजा ने बनाया था, दूसरे किले में ये हुआ था। तो इस तरह से एक बार याद कर लोगे तो वो चीजें क्या है, फिर आप इंटरनाइज कर लेते हो उसको, वो आपको परमानेंट याद टाइप हो जाती है कि हाँ मैंने एक बार पढ़ा भी था और उसके बारे में सोच लिया, फिर जब दोबारा रिवीजन का टाइम आएगा तो उसमें इजी भी हो जाएगा और चीजें याद रहेंगी। ये भी एक पढ़ने के तरीके में ऐड किया जा सकता है। अच्छा, इनके अलावा जो एक अप्रोच अपनी ये होनी चाहिए कि कोई भी सब्जेक्ट है तो उनको कोरिलेट करें।
ये नहीं कि साहब अब हिस्ट्री पढ़ ली तो अब अपने ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो अब ज्योग्राफी से अपनी हिस्ट्री को कोई लेना देना नहीं, या हिस्ट्री का ज्योग्राफी से कोई लेना देना नहीं। उनको अगर कोरिलेट करके पढ़ोगे ना तो और चीजें इजी हो जाएगी। जैसे मान लो ज्योग्राफी को अपन साथ साथ पढ़ते हैं, राजस्थान की ज्योग्राफी को भी अगर हिस्ट्री के साथ अगर देखते हैं, अब जब ज्योग्राफी आएगी तो उसको कोरिलेट करना आप, तो आरएस वगैरह के एग्जाम या कोई यूपीएससी में तो खैर नहीं आता होगा आरएस का, ये राजस्थान का, लेकिन आरएस एग्जाम जैसे मेंस का अगर कोई दो, तो उसमें जैसे एक बड़ा क्वेश्चन हमेशा आता है कई बार, उसके राजपूत और मुगल इनकी संधियों के बारे में आता है। तो ये कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसके अंदर। जैसे हम ये देखते हैं कि सब जयपुर राजवंश था तो जयपुर राजवंश ने इनसे ज्यादा संधियां करी थी मुगलों से, मेवाड़ ने बिल्कुल नहीं की। तो इसको इसको मतलब ये नहीं था कि साहब ये कोई कायर थे या डरपोक थे, नहीं। उसको आप ज्योग्राफिकली देखो, मेवाड़ के अंदर कितने तो दर्रे हैं, पूरी अरावली वहां भरी पड़ी है। तो आपके पास मौका है कि आप जाके आप कहीं पहाड़ी में कहीं जगह रख के उनसे बढ़िया युद्ध कर सकते हो। जयपुर के अंदर इतनी कहाँ जगह है, एकदम सपाट था वहां। तो ये ज्योग्राफिकली अगर हम देखते हैं ना तो उनकी मजबूरी थी उनसे संधियां करने, क्योंकि राजा का प्रथम धर्म ये होता है कि अपने प्रजा को बचाए। तो इसलिए वो साम दाम दंड भेद वाली जो है, तो संधि का उसका एक पार्ट है कि वो कैसे जैसे अपने आप को परराष्ट्र जो नीतियां हैं उनके अंदर अपने आप को बचाना। तो ऐसे आप कोरिलेट भी कर सकते हो, एक किसी चीज को अपना छोड़ना नहीं है। तो हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी साथ साथ में ये करो, यही तरीका है ये इसका। तो देखिए, ये तो अभी हम क्या है कि वो बता रहे हैं जो हमने किया है या हमें लगता है कि इस तरीके से बेस्ट। धीरे धीरे जब स्टूडेंट्स की क्यूरी आएंगे, उनके डाउट्स आएंगे ना कि हमें ये इश्यूज आ रहे हैं, तो उनका भी बेस्ट फिर मेथड्स हम उसके बाद डिस्कस कर सकते हैं। अब आज के वीडियो में मोटा मोटा तो मुझे लगता है कि जो अगले 10 से 12 दिन जो करेंगे राजस्थान हिस्ट्री और हिंदी, उसके बारे में तो बात कर चुके हैं। अब या तो स्टूडेंट्स ने कुछ डाउट पूछे हों और वो ऐड किए जा सकते हैं, या आपने कुछ और क्वेश्चंस हो तो उन पर डिस्कस कर सकते हैं। सर आप लोगों ने मोस्टली डाउट तो क्लियर कर दिए। एक बार मैं जो इनकी जनरल क्वेरीज हैं कि कहाँ पे होगा, तो अपनी ऐप है तेज सिविल्स की, उसका लिंक ऑलरेडी हम लोगों ने शेयर कर ही दिया है। तो वो ऐप डाउनलोड करके आप उस कोर्स में रजिस्टर कर सकते हो। वहां पे आपको मॉर्निंग में 10 से 11 बजे के बीच में क्वेश्चंस आ जाएंगे, और पीडीएफ भी मिलेंगी आपको। और पीडीएफ आप प्रिंट करा सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपको प्रिंटेड मतलब हो सकती है वो। और शाम में मतलब इवनिंग में आपको उनका डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये डेली होगा। और किसी को भी अगर कोई इशू आता है तो आप लोग हमें जो तेज ताऊ का हेल्प डेस्क है उस पर मैसेज कर देना। और आईओएस की भी अलग एक लिंक है, वो आप वो भी शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ। तो ये सारी चीजें। और एक बार इस चीज का और बता दूं कि आप लोगों को डे वन पे पीवाईक्यू और उससे पहले सेशन वो इसीलिए रखा गया था कि जैसे सर लोगों ने पूरा एकदम एक्सप्लेन कर दिया कि आपको कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। ऐसा नहीं कि यार हम लोग वैसा आंख बंद करके लगे हुए हैं। पीवाईक्यू इसीलिए पहले दिन दिए गए हैं ताकि आइडिया हो जाता है कि हमें किस तरीके के क्वेश्चन इस चीज से पूछे जाते हैं, इस सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है। तो ये पूरा इसी तरीके से प्लान किया गया है। अब आप इसको कैसे यूज करते हो ये आप पे डिपेंड करता है ना। और बाकी किसी के कोई डाउट्स हैं तो वो अब डाउट्स पूछ सकता है। हम लोगों ने सारी मतलब ऑलमोस्ट चीजें डिस्कस कर ली हैं। सर अगर और कुछ भी है तो आप लोग बता दीजिए। देखिए, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि जैसे इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम है कि कोई 150 डेज यदि इतना करता है तो सिलेबस भी ये कवर हो चैलेंज ही जाता है। है। ये चैलेंज है। तो इसमें लेकिन इनको फायदा तभी होगा जब यदि पहले से वो टॉपिक अच्छे से पढ़ के आएंगे ना। तो ये जो आप क्यूबिट बता रहे हो प्रैक्टिस सेशन है, इसको कोई ये ना समझे कि इसमें से जितने क्वेश्चन थे वो सारे कर लिए तो वो सिलेबस कवर हो गया। ये मेरे हिसाब से फिर वो गलत फहमी हो जाएगी और उसमें नुकसान हो जाएगा। तो बेस्ट तरीका नहीं ये सर, रहता है बुक्स कि तो आपकी पढ़नी जो पड़ेंगी सोच है पहले। वो अच्छे से पढ़ो, फिर यहाँ से प्रैक्टिस करो, और जो नया ऐड करने को मिल जाता है आपको उस वाले को उसमें ऐड करते जाओ आपके नोट्स में। तो नोट्स भी रिफाइन हो जाएंगे, और आप जो एक्चुअल में प्रैक्टिस करोगे ना पढ़ने के बाद, तब आप अपनी वो जांच भी कर पाओगे कि हाँ मैं कितना अच्छे से अटेम्प्ट कर पाता हूँ, और तभी उसका मजा आएगा, तब चीजें याद रहेंगी। तो तब ज्यादा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा। हाँ, बुक्स तो पढ़नी पड़ेंगी। बुक्स पढ़ने के बाद जब आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो वो आपके लिए इजी होंगे और रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। जैसे सर ने बताया, यहाँ कुछ आपको लगे तो उसको आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो। तो ऐसे यूज कर सकते हो इस पूरे प्रोग्राम को आप अपनी प्रिपरेशन में। बाकी कोई डाउट है तो आप अपना हैंड रेज कर लीजिए और मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा इधर से। किसी कोई स्टूडेंट्स के डाउट हैं या फिर आप वहां पे टेक्स्ट कर दीजिए, मतलब मैसेज कर दीजिए। ये कर रहे हैं ना या कोई कुलदीप? कुलदीप सर।
तो जॉब वालों का एक डाउट था कि जॉब वाले कैसे इसको हैंडल करेंगे, कितना पढ़ पाएंगे एक दिन में इसके लिए, तो उन लोगों को कैसे हैंडल करना चाहिए इसको। जॉब वालों के देखो, ये जैसे जैसे 150 दिन का जो दिया है ना, तो अभी एक साथ ऐसा तो कोई प्रेशर है नहीं कि साहब एग्जाम की डेट आएगी 150 दिन बाद में एग्जाम है। तो ये साथ साथ में आप घंटे 2 घंटे भी अगर आप पढ़ लोगे ना, अब जैसे आज जो टॉपिक दिया है 14 दिन में टॉपिक है, वो 14 दिन में राजस्थान आर्ट और कल्चर को, तो आप डेली अगर 2-2 घंटे भी पढ़ लेते हो, घंटे 2 घंटे, जॉब वालों को इतना तो है नहीं कि साहब 24 घंटे ही कोई जॉब है। क्योंकि मैं जिस जॉब में रह के आया हूँ, जो मेरे हिसाब से उससे टफ जॉब तो कोई होगी नहीं। पुलिस की जॉब मतलब ऐसी जॉब है कि उससे टफ कोई जॉब नहीं होगी। बाकी जैसे ऑफिस टाइम है 10 से 5 या 10 से 6 वाले जॉब है, इसके बाद में तो आप फ्री हो। तो घंटे 2 घंटे अगर आप निकाल लेते हो उसके लिए, तो ये आपका रिफाइन हो जाएगी कि हाँ यार, हम जो पढ़ रहा हूँ तो वो गलत अप्रोच में तो नहीं जा रहा। क्योंकि जो क्यूबिट में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यार मैं कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कहीं से मैं उनको सही अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर दूसरा क्या है, मान लो आप पढ़ भी लिया, कुछ इनहेंस चीजें आप जो दे रहे हो डिटेल सॉल्यूशन उसका, तो वो फायदा करेगी। तो अब जैसे मैंने दोनों पेपर्स का बता दिया जॉब वालों के लिए कि भाई जॉब के दौरान भी आप जैसे ड्यूटी पे भी रहते हो, तो उसमें सिर्फ घंटे 2 घंटे आप कैसे निकाल सकते हो। वहां आप जैसे मान लो लिख के ले गए हिंदी वाले, ये जो पेपर हैं जो इनको करंट अफेयर्स का ऐसा कोई मोबाइल के अंदर बहुत से आपके जैसे आप भी डालते हो, ये तेज इसमें ग्रुप में डालते हो, तो करंट अफेयर्स वाले टॉपिक वहां देख लो। तो ये सब चीजें तो मैनेज करके, और मैं बताऊं जॉब में रहते हुए ये ज्यादा लोगों का सिलेक्शन होता है। जो फर्स्ट टाइमर है ना, बहुत कम लोग हैं जो फर्स्ट टाइमर आरएस वगैरह में। उनका कारण क्या है कि जॉब में रहते हुए आदमी क्या एक प्रेशर रहता है दिमाग में। आरएस के अंदर सिविल सर्विस में तो ये है ही कि जॉब वाले ज्यादा सिलेक्ट होते हैं। उसका कारण क्या है, वो फ्री रहते हैं, दिमाग में ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहता कि यार हो जाएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिमिटेड टाइम वाला जो होता है ना, जैसे मान लो कोई कोई एलडीसी है, या कोई पुलिस में है, या कोई फौज में है कहीं भी, तो उनको पता है कि मेरे ड्यूटी आवर्स है, इन ड्यूटी आवर्स के बाद में ये इतना सा टाइम मुझे मिल रहा है। जैसे मैं ही था पुलिस में था, तो मुझे पता था कि ये मेरे ड्यूटी आवर्स है, इसके बाद में मुझे ये 3-4 घंटे लिमिटेड मिले हैं, इनमें मुझे पढ़ना है। तो दिमाग इतना उसको स्ट्रेस करते थे कि यार 3-4 घंटे ही पढ़ना है अपने को। अब एक तो एकदम जो फ्री रहता है ना 24 घंटे, उसको पता है जैसे मान लो पीजी में कोई बैठा है वहां, तो वो फिर यार भी चाय पीते हैं, चलो चाय पीने गए, वहां गप्पे लड़ा रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं क्यूबिट के बारे में कि यार ये क्यूबिट क्या आ गया, 2 घंटे उस पर ही डिस्कशन कर लिया। ठीक है। और फिर लगा रात को कोई वेब सीरीज आ गई, नहीं क्या, ये वेब सीरीज देख लेते हैं, ये नई मूवी आ गई, चलो ये एनिमल देख के आते हैं, एनिमल बहुत अच्छी मूवी है। तो ऐसे करके मुझे लगता है यार अभी तो कोई एग्जाम की डेट ही नहीं, कर लेंगे, करते 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 वो कछुए खरगोश वाली बात आ जाती है। तो वो जॉब वालों का तो वास्तव में इफेक्ट रहता है। तो ये इस तरीके से आप पढ़ सकते हो अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करके। एक स्टूडेंट का था सर कि करंट अफेयर्स कहाँ से करें, तो करंट अफेयर्स का तो मैं बता दूं, जो अपना तेज का ही करंट अफेयर्स है वो हम बहुत होलिस्टिकली बना रहे हैं, और वो इस तरीके से बन रहा है कि पेपर की डिमांड मीट हो जाएगी, चाहे वो आरएस की हो चाहे वो एसआई की हो, वो दोनों मीट हो जाएंगी। तो वो करंट अफेयर अपना जो मंथली आता है, और 1 जनवरी से करंट अफेयर डेली आएगा, इवन जो ऐप में भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा, वहां पे भी मिलेगा उस कोर्स में। तो करंट अफेयर्स तो अपने वाला ही इनफ है। हाँ, वीडियो सेशन मतलब ये, इसको वीडियो को तो रिकॉर्ड कर दिया, मिल जाएगा। बाकी कोई और डाउट है तो बता सकते हैं, वरना फिर वाइंड अप करते हैं इसको। बाकी न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन बना लो, ये नहीं हो कि एक दिन बनाया और 5 तारीख तक खत्म हो गया। इसके लिए लोकोक्ति है कड्डी का उबाल। एक तैयार करा देता हूँ अभी, हिंदी का कड्डी का उबाल। कड्डी का उबाल का मतलब कि एक बार जोश आया और फिर वापस बैठ गए नीचे। तो ये सर, उसमें उदाहरण दे। सर ये आपको ना हिंदी क्लास लेनी पड़ेगी। ये कड्डी का उबाल है कि वो कड्डी का उबाल एक बार आता है, बस आके वापस बैठ जाता है, दूध की तरह नहीं कि बार बार आता है। कड्डी का उबाल बोलते हैं उसको, एक बार आता है और वापस बैठ जाता है। बहुत ये है, तो रेजोल्यूशन हर बार बनाते हैं कि यार इस बार फिजिकली दौड़ लगानी है, 10 किलोमीटर दौड़ना है, 5 किलोमीटर दौड़ना है। बहुत से लोग बनाते हैं, और फिर वो ज्यादा ज्यादा 5 या 6 या 7 8 दिन चलता है, फिर लगता है छोड़ो यार ये तो ही चलेगा। फिर ये ये दौड़ना तो है कि हर यार मुझे साल आ रहा है। अब की बार मीठा नहीं खाना है, मेरे को चाय छोड़नी है, मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को वो नहीं करना। वो 5-10 दिन करते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। तो वो कड्डी के उबाल वाला नहीं करना है अपने को। कुलदीप सर हैं, हाँ जी कुलदीप सर, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को, मैंने इधर से कर दिया है, आप बोल सकते हो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड। सर। मैं ये पूछ रहा था, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर हिंदी पढ़ी नहीं हो किसने हिंदी पढ़ी नहीं है ग्रामर, तो वो उस चीज को कैसे अप्रोच करे। ठीक है,
1 तारीख को 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना? तो उस 20 क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें? जिसने किसी ने हिंदी पढ़ी नहीं है तो वो कैसे उस चीज को डील करेगा? तो अब जैसे मान लो संधि आ रही, पहले संधि का रखा है इन्होंने टॉपिक, तो संधि में जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक तो आपके वो 20 तो वो तैयार हो जाएंगे, मान लो उनमें आपको एक भी नहीं आया तो 20 तो आपके ऐड हो गए ना, वो एक चीज तो ये। फिर दूसरा तो ये टॉपिक आपके 4-5 दिन के अंदर हिंदी पूरी हो जाएगी, अगर आज से आप चालू करो तो मुश्किल से आप रिविजन करोगे तो सारी चीजें तैयार हो जाएगी। फिर अब आप पहले जो रटने वाली चीजें है ना, इनको धीरे 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 चालू कर दो, और ये साथ में आती जाएगी तो आपको एक अप्रोच पता लग जाएगी कि सब ये चीजें हैं, ऐसे ऐसे चीजें आ रही है, तो वो तैयार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है पहले। इसमें मैं बिल्कुल एक चीज ऐड करूंगा, यदि ये सोर्सेज पहले से रेफर कर रहे हैं ना, तो जैसे 9th से 12th वाली जो ओल्ड बुक है ग्रामर की, उस वाले में जो संधि विच्छेद का टॉपिक है ना, आप तो कल संडे है, जैसे एक दिन का टाइम दिया हुई 1 तारीख से पहले, उसमें पूरे चैप्टर का शुरू से लेकर लास्ट तक 3 से 4 घंटे उसको देके और उसको फिनिश कर दो, आपके समझ आए नहीं आए, एक एक बार उसके रूल्स पढ़ दो आपको सारे, की ये दीर्घ संधि होती है, ये वाली संधि होती है, व्यंजन संधि की ये नियम है। मैं मान रहा हूँ आपकी बात कि वो जैसे आप पढ़ोगे ना तो शाम तक जाके कंफ्यूज हो जाओगे ये कौन से थे, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ 50% में आपको ये पता लग जाएगा 4 ऑप्शन में देख के कि ऐसा होता है, तय के बाद यदि माँ आता है तो इसका ये बन जाता है, इसका ये बन जाता है। फिर उसके बाद जैसे आप संधि करते जाओगे तो आधे कर पाओगे, आधे नहीं कर पाओगे। फिर धीरे धीरे दोबारा से टुकड़ों में बांट बांट के रिवीजन कर लेना, एक दिन दीर्घ संधि करना, फिर उसके बाद नेक्स्ट करना। ये एक तरीका है। जिसने अभी बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई उसके लिए है कि एक बार कल ही पढ़ दो शुरू करने से पहले, ताकि आपको बेसिक आइडिया तो रहेगी इस टाइप से ऐसे बेसिक आइडिया, आधे घंटे तो आप कर पाओगे। बेसिक नॉट्स भी पता लग गए। मान लो जैसे स्वर संधि तो एकदम इजी है, व्यंजन में थोड़े से इश्यू आते हैं, तो व्यंजन के अंदर आप लिख लो उनको, जो ये व्याकरण है 9 to 10 वाली, उसके अंदर वो नॉर्म्स दिए हुए हैं उसके। जैसे आप उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि जो वर्णमाला है ना, उस वर्णमाला को कंप्लीट अपने उनको लिखना है, उन वर्णों को उनको लिख लोगे तो फिर व्यंजन संधि के अंदर ज्यादातर तो क्या आता है कि जो फर्स्ट उनको ऐसे बांटते हैं, वो जैसे क ख ग घ है, तो वो साथ में जो आ रहा है क च ट त प, उसको वो बोलते हैं फर्स्ट रो, वो फर्स्ट रो, जैसे क च ट त प, तो वो जो चेंजेस होते हैं तो व्यंजन संधि के अंदर वो थर्ड पे जाते हैं। क च ट त प के बाद में आता है ख च ट त प, और थर्ड आता है ग ज ड त प, तो वो उनमें थर्ड पे जाता है। तो एक बार भी अगर आप देख लोगे ना उनको एक बार मोटा मोटा, तो 50% चीज आप कर दोगे इजीली। बाकी तो धीरे धीरे करने से ही होगी, इसे एक साथ तो नहीं हो सकती वो चीज। नहीं, दूसरा फिर यह भी है कि संधि विच्छेद केवल एक दिन के लिए नहीं है, जैसे रेगुलर 12 दिन चलेगा, तो 12 दिन में शुरू के 2-3 दिन आप मान लो कैचअप नहीं कर पा रहे हो ढंग से क्योंकि आपने अभी तक देखी नहीं है, तो उस 2-3 दिन में ज्यादा से ज्यादा आप रूल्स पढ़ो। कल जैसे एक बार पूरा पढ़ दो, उसके बाद नंबर वाइज 2-2, 3-3 करके पढ़ो, तो 4 से 5 दिन में आपको समझ भी आ जाएगा। डेली प्रैक्टिस होगी तो आपको और ज्यादा रिफाइन होगा। अल्टीमेटली आपका पर्पज ये है ना कि संधि विच्छेद का टॉपिक आप जब तक ये पूरा हो रहा है उससे पहले आपको सारे नियम समझ आ जाएं और मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए। इस तरह से भी अप्रोच करोगे आप तो भी हो जाएगा। नरेंद्र सर हैं, नरेंद्र सर आप अनम्यूट करें, मैंने इधर से अलाउ कर दिया आपको, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। नरेंद्र सर, शायद उनको आवाज नहीं जा रही है। और कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। हेलो। हेलो। हाँ सर, मेरा ये क्वेरी था कि सर जो हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली है सर उस पे कैसे काम किया जाए सर? पारिभाषिक शब्दावली का मैंने बताया ना अभी आपको कि वो पारिभाषिक शब्दावली भी रटने वाली चीज है, तो इसके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल ये दोनों शब्दावलियां आती है पारिभाषिक। तो हाँ जी। ये जो बुक सोर्स बताए थे वहां से मिल जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से मिलती है एक पारिभाषिक शब्दावली है, वो ऑफिशियली है। मेरे जो नोट्स है ना आप उस ऐप में शेयर कर देना, वो एकदम परफेक्ट है। वहां से आप रट लोगे ना तो लगभग लगभग चीजें वहां से तैयार हो जाती है। राजस्थान यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट है तो वहाँ लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं मिलती है। मेरे को भी उस समय किसी ने ला के दी थी, अब पता नहीं वहाँ है या नहीं है, लेकिन वो जीरोक्स आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें राकेश जी इनको ऐप में प्रोवाइड करवा देना, तो वहां से पारिभाषिक शब्दावली सारी, उससे मैंने तो दो एग्जाम दिए, उससे तो बाहर कोई मुझे तो लगी नहीं कोई आती है, और उससे बाहर कोई आती है तो फिर वो तो 99% या 90% लोगों को आती भी नहीं है। वही दो चार ओके, थैंक यू साथ सर। साथ आपको याद करते 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 याद होंगे, एक साथ नहीं कर सकते होंगे। हाँ सर, वो बुक सोर्स और बता देना जो अच्छी बुक्स हैं। वो तो अभी डिस्कस कर लिया, आप लेट सर हो रही वो है उसका मतलब।
वो सर इस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और वो सारी बुक्स अपलोड कर देंगे हम ऐप पे ना, तो आप वहां से डाउनलोड भी कर हाँ सकते हो उनको। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। और कोई है? सर आई थिंक ऑलमोस्ट डाउट्स हो गए क्लियर। एक हैं, डेविल चौधरी सर हैं। डेविल। डेविल सर, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हो। ऐसे नाम से फिर डर लगने लगता है कि यार पता नहीं क्या पूछेंगे सर। मेरे भी डेविल ही आ रहा आगे, ये पक्का कोई देवीलाल ही होगा। डेविल सर कर सकते हो अनम्यूट, आप पूछ सकते हो क्या पूछना चाह रहे हो आप। ठीक है, कोई नहीं, शायद उनका पहले नहीं आ रहा आप होगा। ले लेना क्वेरीज, बीच में ओ, भी कोई अगर आता है ना कोई इश्यूज बीच में, हो गया तो सर। अपन। सर अच्छा मैं ओके। जैसे दिल्ली पुलिस में भी काम करता हूँ, तो आपको भी पता है नाइट डे ड्यूटी होती है। तो आप ऐसे करना कि जैसे स्टडी मटेरियल है वो इसी जैसे ग्रुप में भी भेज देना। सर वो बुक्स अपलोड होंगी ऐप पे, चिंता मत करो। जहाँ पे आप रजिस्टर करोगे इस कोर्स के लिए, तो उस ग्रुप में होंगी सारी बुक्स। हाँ, तो ये पूछ रहा था। और जो ये जैसे आपकी टोटल रिकॉर्डिंग है, ये एक पर भी मतलब ग्रुप में भी सेंड कर देना, क्योंकि मेरी अभी नाइट ड्यूटी है तो मैं सही सुन नहीं पाया। ठीक है सर, हाँ तो ये ये वीडियो अपलोड कर देंगे, ये तो यूट्यूब पे भी डाल देंगे। ओके कितना सर, थैंक यू। बाकी सर अच्छा इनिशिएटिव है, बढ़िया है, मुझे पसंद आया। मैं जरूर आपके साथ 150 दिन तक लगातार रहूंगा। तो अगर 150 दिन आप रह गए ना, तो 100% आपको सिलेक्शन हो जाएगा, लिख के ले लो प्लीज। कंटिन्यूटी ऐसी चीज है, बस वास्तविकता है ये। देखते हैं सर, ट्राई कर रहे हैं। जैसे सर अब सेकंड ग्रेड वैसे मैंने बीएड की हुई है, तो इसके लिए 2-2.5 घंटे निकाल लेंगे, कुछ इसके लिए टाइम निकाल लेंगे। लगभग सिलेबस वही है, आप है ना सेम सेम है तो। आप है ना एक काम करना, आपके पास जो डायरी है ना उसमें आप जाके लिखना कि मैंने आज कमिट किया था कि मैं पूरे 150 डेज करूंगा। और और जब इतने लोगों के 150 बीच डेज में? हो जाए ना, 150 डेज ये हो सर जाए, मैं तब उस दिन, सुनो पहले, उसी दिन आप खुद रिव्यू करना। यदि आपने उसमें से 130 दिन भी कर दिया ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कह रहा हूँ। नहीं आप सर, अपने ये डायरी में लिख मुझे, लो इस बात को एक बार। हाँ मुझे ये ठीक लगा। मैंने मतलब मेरा एक दोस्त भी है, उसकी क्या है ना, थोड़ी ड्यूटी के दौरान कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही, तो उसको भी शेयर किया। अब देखो वो ज्वाइन करे या ना करे, अब उसका पर्सनल है। एक एक रिजोल्यूशन जो भाई लेते हैं ना, उनके लिए जैसे मैं क्या करता हूँ, ये सोशल पीयर प्रेशर और सोशल प्रेशर ये भी एक अपने आप में बहुत काम करता है कई बार। जैसे अभी सर्दियों में क्या है कि वेट बढ़ जाता है 3-4 किलो 2 किलो, तो वो एक लेते हैं कि यार ये अपने टारगेट लेना है कि 30 दिन अब रेगुलर अपने को 5-7 किलोमीटर, कम से कम 5 तो करनी है, लॉन्ग रनिंग करनी है कंटिन्यू 30 दिन। तो उसका फर्स्ट डे आप स्टेटस लगा दो कि आज मैंने चैलेंज ले लिया, अब अगले 30 दिन तक मैं रनिंग करूंगा, तो स्टेटस लगाए। तो डेली अब आप पे एक प्रेशर आ जाएगा कि यार आज स्टेटस लगाना है अपने को, तो व्हाट्सएप स्टेटस डाल दो कि भाई अब 150 दिन का ये टारगेट ले लिया है, इसको पूरा करना है। तो बीच बीच में कहीं पिंच भी करते रहते हैं, यार क्या हुआ तेरा स्टेटस आया नहीं भाई। तो ये भी एक बड़ा वो है। चलो स्टेटस भी नहीं लगाना चाहें कोई, नहीं तो ये स्टेटस में खो जाएंगे। तो डायरी मेंटेन कर सकते हो आप। तो डायरी में लिखो आज कि मैं 150 डेज करूंगा, और उसमें 1 से लेके 150 तक काउंटिंग लिख लो, और धीरे धीरे कट करते जाओ। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जब 150 डे ये पूरा कार्यक्रम हो जाए ना, तब आप देखना, यदि आपने 130 डेज भी कर दिए ना, तो आपका कल्याण महाकल्याण सब हो जाएगा। ठीक है सर, वाइंड अप करते हैं ओके। और न्यू ईयर को स्टार्ट करते हैं क्यूबिट के साथ। होप फॉर द बेस्ट कि ये लोग कर लें उस चीज को। तेज टीम के लिए भी, अपने लिए भी एक चैलेंज है कि इतने दिन तक कंटिन्यू रखना इस चीज को। Okay then, happy new year ओके, in advance to all the guys, or थैंक यू all सर the एंड best. हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस चैलेंज। चलो ओके सर, बाय।